खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे हमदे शह ज़बान न हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए आया आप जुर्म में ज़िंदगी वबार ना हो। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी सियासत में भौचाल तो आया हुआ है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बहुत अरसे के बाद पाकिस्तानी फेमस जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात में क्या अहवाल रहा, क्या बातें हुई। अली मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, आपके पसंद का एंकर भी हैं, ट्विटर पे आपकी स्पेसेस भी लेकर आते हैं, एनालिसिस भी लेकर आते हैं। अली मुमताज़ इस मीटिंग में मौजूद थे, तो उनसे उस मीटिंग का अहवाल जानते हैं सबसे पहले और फिर करंट जो सिचुएशन है उस पर उनके एनालिसिस जांचने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली एंड थैंक यू वेरी मच। अली, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब कल उन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्टों से खिताब किया और आप भी वहाँ पे मौजूद थे और एक इम्प्रेशन हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि कुछ एक ऐसा बन रहा है कि शायद इमरान खान बहुत कमज़ोर हो गए हैं, शायद वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे मेंटली, या उनका कॉन्फिडेंस समहाउ कहीं लूज़ हो रहा है। तो आपने उनको बहुत करीब से कल देखा है, तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इमरान खान इस वक्त मेंटली किस कंडीशन में है, मेंटली कितने टफ है और कितने कॉन्फिडेंट हैं? स्वाति साहब, कल जब हम ज़मान पार गए इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, तो उस मुलाकात पे जाने से पहले जिस तरह आपकी भी एक राय है या आपके जहन में बात आती है कि जी खान साहब उनको पार्टी छोड़ गई, उनके पार्टी के लोग छोड़ गए और 27 साल की स्ट्रगल में इतना मुश्किल वक्त इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या इमरान खान साहब पर पॉलिटिकली सियासी पार्टी पर मैं नहीं आया और पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा ब्लो था। और पिछले 1 साल से कहा जा रहा है कि जी जो भी पीडीएम करती है वो पीडीएम के हक़ में नहीं जाता बल्कि उनके अगेंस्ट जाता है और इमरान खान साहब को फेवर करता है। तो कल जब हम वहाँ पर गए तो जाते हुए मेरी अपनी ये कोशिश थी कि मैं जो फ़र्स्ट लुक होती है वो मैं देखूं कि खान साहब की क्या है। जब हम ज़मान पर पहुँचे तो वहाँ पर वो रौनक नहीं थी जो कि हुआ करती थी, खामोशी थी, वो मेले का समा नहीं था। फिर हम अंदर जब घर से दाखिल हुए तो बाहर भी सारे पुलिस एहलकार मौजूद थे जो तैनात थे और वही सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और चारों तरफ से घर को उन्होंने घेरे में लिया हुआ था। यानी कि 2 पॉइंट्स पे हमें रोक कर पूछा गया कि हाँ जी आप कौन और कहाँ किस लिए आपका नाम है लिस्ट में, फिर नाम लिस्ट से कंफर्म होता था, कंफर्म होने के बाद फिर हम आगे जाते रहे। तो जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ वगैरह पार्क थी तो वहाँ पर भी खामोशी थी। पहले बड़ा रश हुआ करता था, बड़े लोग वहाँ पर हुआ करते थे। तो इस बार जब हम गए तो वो कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और ख़ान साहब से जब हम मुलाकात करने के लिए हमें कहा गया कि जी आप आ जाइए, तो जो पहले मुलाकातें होती रहीं वो उनके घर में अंदर ड्राइंग रूम में होती थी। मेरा अगला सवाल यही था कि लोगों के जहन में भी ये बड़ा क्वेश्चन था कि वैसे तो हम उनका ड्राइंग रूम और उनकी वो सुर्ख चेयर देखते रहे, कल हमने देखा कि वो बाहर कॉरिडोर में बैठे हैं। क्या वजह? उसकी वजह ये थी कि ख़ान साहब के पास जब हम अंदर दाखिल हुए तो दाखिल होते ही पहली लुक में मैंने ख़ान साहब को देखा कि मैं यार सुनने में तो यही है ना कि ख़ान साहब बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं, लेकिन हाउ टफ इज़ द मैन एंड कैन ही स्टैंड द प्रेशर। तो ख़ान साहब से जब मुलाकात हुई तो मुस्कुराते हुए उन्होंने वही बॉडी लैंग्वेज, वही अंदाज़ जो पहले कभी हुआ करता था, तो उसी अंदाज़ में उन्होंने ग्रीट किया और उन्होंने कहा जी आप बैठिए। और ख़ान साहब ने कहा कि मैं बस नमाज़ पढ़ के आता हूँ, अब तो मेरे लिए कोई टाइम का इशू नहीं है। तो साथ में ख़ान साहब ने कहा कि जी हम आज यहाँ बैठेंगे, अंदर नहीं, क्योंकि अंदर जो है वो जब आए थे ये लोग तो सारा वो बग्ड है। अच्छा, इस वजह से ख़ान साहब ने अंदर नहीं बिठाया। तो ख़ान साहब ने बाहर का घर भी इस वक्त बग्ड है, बिल्कुल बग्ड है। ख़ान साहब के कहने के मुताबिक ख़ान साहब ने कहा कि जी मेरा घर चूँकि अंदर से बग्ड है तो इस वजह से हम यहाँ बाहर बैठेंगे। तो ख़ान साहब फिर नमाज़ पढ़ कर वापस आए और मुलाकात का आगाज़ हुआ। तो ख़ान साहब ने अपनी गुफ्तगू के आगाज़, सवाल क्या हुआ ख़ान साहब? पहला सवाल ये हुआ कि ख़ान साहब पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, किस किस के पार्टी छोड़ के जाने पर आपको अफसोस है? तो ख़ान साहब ने कहा कि जी मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस है वो शीरी मज़ारी का हुआ है। और उन्होंने कहा कि जो उनकी सेहत का भी इशू था और उनकी बेटी भी बड़ा ज़ोर लगा रही थी और उनका मुझे अफसोस है। फिर उनका ये भी कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब जिस तरह इंस्टेंटली मैं चूँकि उनके बिल्कुल साथ बैठा हुआ था, ऑन हिज लेफ्ट पे बैठा हुआ था, तो फौरी तौर पे मैंने ख़ान साहब से कहा, मैंने कहा ख़ान साहब कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा था? तो ख़ान साहब ने कहा खैर छोड़ें, इस पर फिर कभी बात करेंगे। साथ ही सवाल हुआ, अली साहब ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस चीज़ का इल्म और इदराक है कि कुछ पीटीआई के अंदर के रुकन जो हैं वो विकेट के दोनों साइड पर खेल रहे हैं, कौन है? अब ये क्वेश्चन मार्क है जी। वो कौन है ये हमने खान साहब से उसी वक्त पूछा तो उन्होंने कहा कि जी चलें इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि जब उन्होंने कहा ना इस पर फिर कभी बात करेंगे और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा कि जी विकेट के दोनों तरफ,
तो उससे ये कंफर्म था कि ही नोज़ द नेम्स एज वेल कि कौन है वो लोग। फिर साथ ही सवाल हुआ कि जी वो फवाद चौधरी साहब के बारे में आपकी क्या राय है, वो भी छोड़कर चले गए। तो उन्होंने हल्का सा पॉज लिया क्योंकि दिस वाज इमीडिएटली आफ्टर ही सेड कि जी विकेट के दोनों तरफ। तो उस पर उन्होंने कहा कि फवाद ने बड़ी मेहनत की है। तो खान साहब ने कहा कि जी पार्टी लोग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन परेशानी तब है कि जब लोग छोड़कर आवाम छोड़कर जाना शुरू हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी सलमान अहमद की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी सलमान अहमद यूएस नेशनल हैं और वो भी अमेरिका में हैं, और उनसे एक वीडियो उनके ट्विटर के ज़रिए रिलीज़ की गई है कि जिसमें उन्होंने 9 मई के वाक़यात को कंडेम किए और साथ में उन्होंने पाक फ़ौज की हिमायत में वो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। तो वो जो बयान था, उस बयान के साथ उन्होंने कहा उसका बैकग्राउंड ये है कि उनके 2 बहनोई कराची से उठाए गए और उनसे कहा गया कि जी ये बयान जब तक ये नहीं देंगे तो तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कहते हैं जी उन्होंने इस शर्त पर वो बयान रिकॉर्ड करवा कर उसको ट्विटर पे अपने शेयर किया, अपलोड किया कि जी उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा गया और उनसे कहा गया कि जी अब आप अपने ट्विटर का पासवर्ड दें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि सलमान अहमद ने कहा जी मैं ये तो नहीं दूंगा, तो उस पर वो अड़ गए। अच्छा, खान साहब ने ना ये जब सिचुएशन इमरान खान साहब बता ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ऐसी बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पहली मरतबा शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने अपने मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे नहीं लिखा, ना मैंने फेसबुक पे लिखा, ना मैंने अपने वीलॉग में ये बात कही। और ये बात जो थी वो खान साहब किस तरह से चीज़ों को लेकर देख रहे हैं और कितना बारीकी से देख रहे हैं, एंड हाउ ही इज़ कोपिंग विद द सिचुएशन, ये उसका रिफ्लेक्शन है। बहरहाल वो वहाँ पर बात जो हुई उसमें फिर खान साहब ने ये कहा कि जी हमारी पार्टी को जो तोड़ा जा रहा है ये पहले से तय हो चुका था, ये माइनस हो चुका था कि हमारी पार्टी को तोड़ा जाएगा। ये बाय द वे वो बात नहीं है, वो मैं आपको भी कुछ देर में बताऊंगा। मतलब ये बाजवा टाइम की बात कर रहे हैं, यानी इतना पहले? हाँ, उन्होंने कहा जी उतना पहले ही तय हो चुका था। उन्होंने कहा जी जब मेरी बाजवा साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी इख्तलाफ ही ये था, वो कहते थे कि एनआरओ दे दें और मैं कहता था कि जी एनआरओ कैसे दे दें, मैं चाहता हूँ कि जी लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए और एनआरओ इस तरह से नहीं दिया जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा जी बाजवा साहब इस पर डटे हुए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जनरल बाजवा साहब, क्योंकि उनसे पूछा गया कि जी आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी मैंने मुज़ाकरात की कोशिश की है और अगर हमने कोशिश ना की होती तो जनरल बाजवा से आरिफ अलवी साहब के ज़रिए जो मुलाकातें हुई हैं वो क्यों हुई, या मैंने जो भी ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी साहब की, ये मुज़ाकराती कमेटी मैं क्यों बनाई। तो उन्होंने कहा जी बाजवा साहब से जब मुलाकातें होती थी तो उस वक्त वो उन्होंने कहा जी बड़े तकब्बुर से वो कहते थे और फड़े मारते थे कि हमारे पास आपकी फ़ाइलें मौजूद हैं और हम आपको 30-40 सीट से ज़्यादा नहीं जीतने देंगे अगर आपने हमारी बात ना मानी, और इलेक्टेबल सारे जो हैं वो आपको छोड़ जाएंगे। तो खान साहब ने कहा ये बात जो थी वो पहले से ही जनरल बाजवा बता चुके थे, यानी ओपनली वो जनरल बाजवा ये बात इमरान खान को तंबीह कर रहे, कह रहे थे, बता रहे थे कि जी ये सब होना है, वॉर्न कर रहे थे। अच्छा, वो जो बात है ना, वो जो कह रहा हूँ कि खान साहब is keeping an eye on everything and he is taking note of everything and then obviously if something comes by जो कि on a lighter note हो तो वो उसको भी देखते हैं। तो खान साहब ने कहा कि जी वो अब वो देखें बच्चे का रिकग्निशन, ये बच्चे की तक बात पहली मरतबा आज ये पहुँच रही है। आपने देखा होगा ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे एक वो वीडियो एक बच्चे की आती है जो खान साहब की तरह जो है वो जाके दिखाते हैं अदालत में बैठा हुआ है और उसने खान साहब ने सन ग्लासेस के ऊपर अपनी ऐनक लगाई है, वो लगाई है। फिर उसी बच्चे की एक वीडियो आती है कि जी वो बयान रिकॉर्ड करा रहा है और उसके यहाँ पर जो है वो गन पॉइंट पे करवाया जा रहा है। तो खान साहब ने वो भी कहा कि देखें ना इस तरह से करवाया जा रहा है और बच्चे की वीडियो को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो खान साहब ने यह भी कहा कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पैगामात पहुँचाते रहे हैं बिफ़ोर बिकमिंग दी आर्मी चीफ़, और वो सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए आसिम मुनीर जनरल बाजवा के टाइम में आरिफ अलवी के थ्रू इमरान खान भी पैगाम भिजवाते जी बिल्कुल, क्या पैगाम भिजवाते रहे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल है कि इस हवाले से किसी ने भी नहीं बात की। रियली वो पैगाम ये भिजवाते रहे हैं कि जी सब ठीक हो जाएगा और मैं बड़ा प्रोफेशनली चलूँगा, और ये उस वक्त की बात है कि जब ये चल रहा था मामला कि हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ, विल टेक द कमांड। तो पैगामात पहुँचाते रहे और जब ये आर्मी चीफ बन गए तो फिर उसके बाद आरिफ अलवी साहब के ज़रिए कोई पैगाम नहीं आया। और फिर उन्होंने कहा कि कर्नल हाशिम डोगर साहब जो हैं, कर्नल हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर भी रहे हैं पीटीआई के, इरिगेशन के रहे हैं, फिर उसके बाद उनको होम का भी उनको चार्ज दिया गया था। और मेरी इतलात के मुताबिक गुज़श्ता साल आई बिलीव 17 अगस्त को इमरान खान साहब ने उनको अच्छा खासा डांटा भी था। काफ़ी खबरें भी आई थी एंड दैट वाज करेक्ट, एंड
एक आई विटनेस हैं, उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया जी। और वो यूनिट इंचार्ज रहे हैं जनरल आसिम मुनीर के व्हेन ही वाज इन सर्विस, जब फ़ौज में थे कर्नल हाशिम डोगर साहब। तो उन्होंने कहा जी उनके ज़रिए भी जनरल आसिम मुनीर साहब पैगामात पहुँचाते रहे हैं। ये ख़वातीन और हज़रात आपको बताता चलूँ कि ये कल की जो इमरान खान साहब की डिस्कशन है, ये उसका हवाला, ये बातें इमरान खान साहब ने कल। जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि जी वो पैगामात पहुँचाते रहे हैं और वो मुझ तक पैगामात पहुँचते रहे हैं। उन्होंने कहा जी करंटली किसी किस्म की कोई बात नहीं चल रही है। उन्होंने कहा जी अगर कोई समझता है कि जी मैं घुटने पे आ जाऊँगा या आई नील, ठीक है, और मैं माफ़ी मांगूंगा, तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ, मैंने ऐसा क्या किया है? अगर वो ये समझते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। तो खान साहब ने ये भी कहा कि जी जो यूएस की बात हुई तो उन्होंने कहा जी यूएस की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है पीडीएम की गवर्नमेंट पर। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आपको ये बताया कि अमेरिका की तरफ से ये सारी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई और या पॉलिटिकल जो मनूवरिंग हो रही है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है डेमोक्रेसी के हवाले से जो कुछ हो रहा है, उस पर अमेरिका, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो करंट गवर्नमेंट है उस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाल रही। कोई प्रेशर नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब ने ये भी कहा, जो कि बड़ी ख़बर थी इन द करंट सिनेरियो, कि जहाँ पर आए रोज़ हमें पता चलता है जी आज लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज कराची में है, आज इस्लामाबाद में है। उन्होंने कहा जी सदर आरिफ अलवी साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सदर आरिफ अलवी विल स्टे। He will stay। पहले अली बहुत ज़्यादा खबरें चल रही थी मीडिया पे चली कि जी इस्तीफ़ा दे दिया, और फिर मेरा ख्याल है आरिफ अलवी को भी एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ा शहीदों के हवाले से। उस दिन खबर बहुत गर्म थी कि आज इस्तीफ़ा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन्होंने डिनाई कर दिया। ये उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ही विल स्टे, ही विल कंटिन्यू। उसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो करंट सिनेरियो है, उस करंट सिनेरियो में आवाम की तरफ मैं देख रहा हूँ, आवाम से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपनी सपोर्ट देंगे। और हमारे लिए मसला तब है कि पार्टी के लोग छोड़ कर जाने पर नहीं है, बल्कि तब है कि जब आवाम छोड़ना शुरू कर दे। यानी कि अगर आवाम साथ देगी तो हमें उस बात पर कोई मसला नहीं। खान साहब से पूछा गया कि खान साहब कोई परेशानी, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कि खान साहब कोई परेशानी, तो खान साहब ने कहा जी मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। परेशान तो नून लीग है कि जिनका वोट बैंक कम हो रहा है, हमारा वोट बैंक तो कम नहीं हो रहा है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब मुशर्रफ साहब सदर थे तो उस वक्त जनरल अमजद साहब ने उनको बताया कि देखें ये पीपीपी की करप्शन है जी, ये पीपीपी की करप्शन है, ये पीएमएलएन की करप्शन है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने उनसे ये भी कहा गया कि जी आप कोई जलसा, कोई रैली और एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त लें। तो उन्होंने कहा जी हमने मुरीद के में करने की कोशिश की, नहीं मिली। अदालत में जाकर हमने कोशिश की, हमें अदालत से भी नहीं मिली है। यानी कि हमारी तरफ से वो कोशिश रही है। दूसरा, खान साहब से पूछा गया कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, तो खान साहब ने कहा कि जी आगे अल्लाह जानता है। दूसरा ये कहा गया कि क्या कोई डिवाइन इंटरवेंशन, तो खान साहब ने कहा होती ही डिवाइन इंटरवेंशन है। खान साहब ने कहा, यूज़ किया एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको कोट करके दे रहा हूँ कि खान साहब के अल्फाज थे कि होती ही डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से खान साहब का ये ईमान है। और जो बात अभी अली साहब करवा रहे हैं कि इमरान खान साहब को इसकी उम्मीद है कि अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मदद हुआ है, वो ज़रूर आएगी। जी बिल्कुल। उसके अलावा उन्हें 2 सजेशंस दी गई जिनको उन्होंने नोट भी किया अपनी डायरी में। एक तो ये है कि जी आप अदालत से रब्ता करें, और अदालत से आप रब्ता करके, यानी कि अदालत से रुजू जब करें तो इस बात पर करें कि जी जो जिना हाउस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये जिना हाउस है, और डिक्लेयर्ड तो ये कोर कमांडर हाउस था, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो सिविलियन प्रॉपर्टी है। तो अगर सिविलियन प्रॉपर्टी है तो उसको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई नहीं किया जा सकता, यानी कि मिलिट्री कोर्ट में मामला नहीं जा सकता। दूसरा, उनको ये भी तजवीज़ दी गई, जिसको उन्होंने इंडोर्स किया, लिखा उन्होंने क्या कि उस पर भी अदालत से रुजू किया जा सकता है कि खान साहब के जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या जिनको गिरफ़्तार किया गया था, तो उन पर भी ये इल्ज़ाम था कि जी ये उस जलाओ गिराओ के प्लानर्स में से शामिल थे और ये उसके अंदर उसके प्लान का हिस्सा थे। और खान साहब ने ये सब किया उनके कहने पे। तो उन्होंने कहा जब आप उनको इक्विट कर रहे हैं तो फिर खान साहब इस पर भी इसको बुनियाद बनाकर बेस करके कहें कि अदालत से रुजू करें कि जी खान साहब के ऊपर भी जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। अच्छा, फ़याज़ुल हसन चौहान के बारे में सवाल पूछा गया कि जी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा है कि जी खान साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हमने जाकर ये सारी कार्रवाई हुई। तो खान साहब ने कहा जी देखें, मुज़ाहिरा तो जमहूरी हक़ है,
आवाम का जमहूरी हक़ है। और मैंने ये तो नहीं कहा था कि जी वहाँ पर जाके आर्सन लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि जी वहाँ पर जलाया जाए। तो खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मैं इसके हक़ में नहीं था, और उनसे कहा गया जी आप इसकी मरम्मत करें, इसको कंडेम करें। तो उन्होंने कहा जी मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसको कंडेम किया है। उन्होंने कहा जी मैं जब नैब की कस्टडी में था 9 मई के बाद 10 मई भी, और फिर उसके बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट गए वो, तो उन्होंने कहा जी 10 मई तक तो मुझे पता ही नहीं था, वो तो फिर ख्वाजा हारिस ने आके मुझे हल्की फुल्की बात बताई। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जब मैं 9 मई से वापस 11 मई को जब मैं वापस गया सुप्रीम कोर्ट से पुलिस लाइन्स, तो वहाँ पर तो उनको पता ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, तो उन्होंने मेरे रहने के लिए तो इंतज़ाम ही नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने शुरू किया जी हम ये करते हैं, वो करते हैं, फ़लाँ करते हैं। तो उन्होंने फिर उनसे कहा गया कि जो आपके भांजा है आपका हसन न्याज़ी, हसन ने यूँ जनरल साहब के जो वर्दी है, जो यूनिफॉर्म है, उसको इस तरीके से उन्होंने यूँ लहरा कर तो बात की। तो उन्होंने कहा कि जी जो इस तरीके से उन्होंने किया हसन न्याज़ी ने, वो हसन न्याज़ी ने गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने उसको डिस्करेज किया। अच्छा, यानी बहुत सारी बातें यानी कि इमरान खान साहब ने विद इन पीटीआई भी ये बात हुई कि इमरान खान साहब के एमबीएस के साथ ताल्लुकात हैं और शायद फ़ोन पे भी बात होती है। तो कल किसी भी सहाफ़ी ने कुछ इस हवाले से क्वेश्चन नहीं पूछा कि इंटरनेशनली जो है वो पार्टी रहनुमा तो अंदर है, लेकिन इमरान खान साहब की हद तक उन्होंने किसी इंटरनेशनल किसी भी मुल्क के सरबराह से बात करने का कोई सवाल कोई उन्होंने बताया हो कि हाँ मेरी इससे बात हुई है या नहीं? देखिए उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की है खान साहब ने कि मैंने इंटरनेशनली किसी को अप्रोच किया या नहीं किया है। खान साहब जो हैं वो वेट एंड सी की अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सम डैमेज हैज़ बिन डन, इन फैक्ट अ लॉट ऑफ डैमेज हैज़ बिन डन, एंड नाउ ही इज़ वेटिंग फॉर दिस क्रिटिकल टाइम टू पास, ताकि उसके बाद वो रीऑर्गेनाइज़ करें। एंड ये भी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि खान साहब ने बैकअप कैंडिडेट्स कौन होंगे एंड बैकअप प्लान क्या है, और इन कैंडिडेट्स के इन इलेक्टेबल्स के छोड़ने के बाद क्या होगा, वो सब उन्होंने प्लान तैयार कर लिया हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब ने भी मुज़ाकरात के हवाले से कोई कल बात की कि जैसे कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद खुद इमरान खान साहब ने भी कहा कि उसको कमज़ोरी कुछ लोग समझ रहे हैं कि अब आगे इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात, कल इस हवाले से कोई बात हुई कि कहीं कोई पेशरफ हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात की? नहीं, उनकी तरफ से कहा गया कि जी कोई ऐसी बात अब तक नहीं हुई है, और उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। अकील करीम डैडी का मैंने उनसे पूछा, जी अकील करीम डैडी का मैंने पूछा कि वो क्या कोई पैगाम लेकर आए थे, क्योंकि इस पर भी एक चल रही थी रूमर्स कि जी वो कोई मैसेज लेकर आए हैं, एंड ही इज़ क्लोज टू खान साहब एंड ही इज़ ऑल्सो क्लोज टू द कंसर्न कोर्टेज, तो वो कोई पैगाम लेकर आए हैं। तो खान साहब ने कहा कि जी वो कोई पैगाम नहीं लेकर आए। मैंने खान साहब से पूछा, खान साहब आप आजकल आप किससे मशवरे करते हैं, कौन होता है आपके पास? उन्होंने कहा जी मेरी तो किसी से कोई बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा जी मेरे 2 फ़ोन हैं, एक फ़ोन नैब की कस्टडी में है और जो दूसरा फ़ोन है इमरान खान साहब का फ़ोन जो है वो नैब की कस्टडी में है। ये उस दिन जी जिस दिन 4 घंटे की वो हुई है उस दिन उन्होंने फ़ोन जब्त किया था? उससे पहले जब्त कर। उन्होंने कहा जी एक फ़ोन जो है वो नैब के पास है, दूसरा फ़ोन जो है वो मेरा टैप्ड है, तो लिहाजा मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं है। यहाँ पर कोई आएगा बाहर तो वो सब बैठे हुए हैं, पकड़ लेंगे। और उनका मैंने पूछा कि किससे बात करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं ख़ुद से बात कर रहा हूँ। यानी कि इसका मतलब ये है कि खान साहब को इस वक्त इमरान खान साहब को कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल कम्प्लीटली आइसोलेटेड वर्ल्ड या विद एनीवन, हाँ कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। किसी से उनका सच वो रब्ता नहीं है जो कि पहले कभी हुआ करता था। अच्छा, एंड सब मुझे ये बताइएगा कि खान साहब ने कोई आगे का कोई प्लान डिस्कस किया कि अब आइसोलेट तो हो गए वो, और पार्टी के लोग भी अंदर, पार्टी के जो वर्कर्स अंदर हैं, उस हवाले से इमरान खान साहब का क्या कहना है? देखिए वो कंसर्न थे बहुत ज़्यादा पार्टी के वर्कर्स को लेकर। फिर वो कह रहे थे कि जी जो जुल्म इनकी तरफ से किया जा रहा है, जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ये इसकी कहीं तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। बल्कि उन्होंने इस बात को भी इंडोर्स किया, जो उन्हें कहा गया कि जी आप बुलाकर जो मुख्तलिफ़ ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, आप उनको बुलाएं और उनके वक्त से आप मुलाकात करें, ताकि आप उनको इस पूरी सिचुएशन से आगाह करें और इन्हें बताएं कि वे डू वी स्टैंड। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो कोई और ऐसा पॉइंट जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में, हालांकि दिस वाज द ओवरऑल। या मेरे एक और बात मैं ज़रा क्लियर कर दूं, जो ट्विटर पे कल बहुत ज़्यादा बात चल रही थी कि जी खान साहब ने कहा है कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। ठीक है, खान साहब ने कल सरप्राइज़ की कोई बात नहीं कही है।
खान साहब कल की इस मुलाकात में खान साहब की तरफ से सरप्राइज़ की कोई बात नहीं की गई है, बिल्कुल भी। और फिर जो दूसरी तरफ एक ये भी कि जी खान साहब कहते हैं कि वो लोग जो यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते थे और मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब उनमें से कोई कॉल भी नहीं उठाता। ये सब बात भी झूठ है, ये झूठ फैलाया जा रहा है मुखालफिन की तरफ से। ऐसा भी खान साहब ने कुछ भी नहीं कहा है कि जी मेरी अब किसी से कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता, जो पहले यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द होते थे, हर वक्त अवेलेबल होते थे, अब वो गायब हो चुके हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, कोई सवाल इस किस्म का हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की कोशिश इमरान खान साहब की तरफ से की गई या उनकी तरफ से कोई राब्ते, कोई इस तरह का सवाल या कोई बात? देखिए, उनकी तरफ से भी उन्होंने कहा कि कोई राब्ता नहीं है, और हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि देखें अगर पीडीएम में समझ रही है कि सब कुछ उनके फ़ायदे के लिए हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पीडीएम के फ़ायदे के लिए नहीं हो रहा है, पीडीएम को भी पता नहीं है, लंबा प्लान है। अच्छा अच्छा, चलें अब बात हैं रात को 12 बजे एक सडन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पूरी कौम जो है वो मरीम औरंगज़ेब ट्वीट करती हैं और उसके बाद पूरी कौम जो है वो एकदम से परेशान और इंतज़ार में कि अब कौन सा कोई बैग में से कुछ कौन सी नई चीज़ निकालते हैं। तो वो राना सनाउल्लाह ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि वो ख़ुद भी हवास बाख्ता थे और परेशान थे और उन्होंने कहा जी कि कुछ इस तरह का प्लान था, कोई इसका सर पाँव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नहीं थे कि जी कुछ रेप की कहानी करने वाले हैं, खुद करने वाली हैं कोई ख़वातीन और ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। हाउ डू यू सी दिस? और इससे तो ये लग रहा था कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो कहीं बैकफुट पे जाती हुई दिखाई दे रही है कि कोई बड़ा डर लगा हुआ उनको। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि रात के 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक ये बात राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहना कि जो आप ये ज़्यादती के इल्ज़ामात की आप बात करें कि जी पीटीआई की तरफ से कुछ ऐसी स्टोरी उनका कहने के मुताबिक वो कुकअप करेंगे और वो फिर ब्लेम जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे करेंगे। देखें, अगर आप रात को 12:30 बजे अचानक इतनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने बुनियाद बनाई है वो आपने एक ऑडियो लीक की है, तो ऑडियो इंटरसेप्ट आपने कहा जी हुई है। अब इस तरह की इंटरसेप्शंस तो आप पहले भी कई मरतबा हो चुकी हैं और इंटरसेप्शंस ना सिर्फ होती हैं बल्कि उन इंटरसेप्शंस को मंजर आम पर फिल फॉर लाया जाता है। तो ये कैसी इंटरसेप्शन है कि जो कि आप वहाँ पर रात के 12:30 बजे सबको एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करके कि पता नहीं राना सनाउल्लाह साहब रात के 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ऐसा क्या बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऑडियो सुनवाई गई, ना ये बताया गया कि किससे बात हो रही थी, ना ये बताया गया कि किसके हवाले से बात हो रही थी, ना ये बताया गया कि ये वाक़या, ये जो प्लान हो रहा है ये किस शहर या किस मकाम के हवाले से हो रहा है, कोई तफसील नहीं दी उन्होंने। और उन्होंने सिर्फ एक वेग सी एलिगेशंस पे बेस्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रीएम्प्टिव उन्होंने कर दी कि जी बात घूम कर हम पर आएगी, जब कुछ इस तरह की बात मंजर आम पर आएगी तो इससे पहले आए तो हम ही उस बात के ऊपर एक अपनी तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड कर लें। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ कि बहुत से लोगों को गुज़श्ता 24 घंटे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से लोग अपनी कंसर्न का इजहार कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान, आउट ऑफ पाकिस्तान, एंड आई एम श्योर कि आपसे भी बेशुमार लोगों ने पिछले 24 घंटों में इंक्वायर किया है कि इफ़ यू गॉट इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें। लोग बड़े परेशान हैं एंड बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन। तजिया निगार या जितने बड़े सहाफ़ी हैं वो तो अब ये कह रहे हैं मुसलसल कि पीडीएम जो है वो दे आर इन द हॉट वाटर्स के अचानक उन्होंने ये किया है, तो इसका मतलब है कि ये फंसे हुए हैं कहीं बहुत बुरी तरह, बड़ा गलत सरजद हो चुका है इसको कि कवर अप करने के लिए इनको रात को 12 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब देखें 3 लोग हैं, एक आलिया हमज़ा हैं, ठीक है, जो कि अभी जेल में है, पीटीआई की फॉर्मर एमएनए है। उसके अलावा सनम जावेद उनकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तैयबा राजा हैं। ये 3 फौजिया भी हैं एक लाहौर। फौजिया के बारे में यह है कि वो पहले नहीं, फौजिया थी कराची से, फौजिया कराची से थी, उनको रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन ये जो 3 हैं ये अभी तक रिहा नहीं हुई हैं। इन 3 को लेकर लोगों की बड़ी कंसर्न्स हैं, खतीजा भी हैं, और इन 4 को लेकर बड़ी कंसर्न है लोगों की। और अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं जिस पर अभी उसको मुकम्मल करना बाकी है, बिकॉज़ अभी इब्तदाई मालूमात हैं जो रिसीव हो रही हैं, उसमें कोई ब्रिटिश पाकिस्तानी ख़ातून हैं उनके बारे में भी बात हो रही है, एंड इट इज़ अनकन्फर्म्ड एज़ येट। यहाँ पे एक बात के ये तो वो 4 चंद ख़वातीन हैं जिनको के सोशल मीडिया जानता है, या आप और हम भी जानते हैं, और पाकिस्तान आलिया हमज़ा को और खदीजा को अब सब जान रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत से ऐसे वर्कर्स भी हैं जो कि बिल्कुल आम लोग थे जिनको उठाया गया, तो उनमें भी ख़वातीन तो शामिल हैं
जी बिल्कुल हैं, लेकिन देखें एक इस तरह के एपिसोड, एक छोटी पीटीआई की कोई छोटी सपोर्टर होंगी मेरी, देखें एक आपने वीडियो आपको याद होगी कि गाड़ियों की गाड़ियाँ भरी। रावलपिंडी की एक वीडियो आई थी जिसमें खातून थी, वो कह रही थी कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, और उनके साथ उनकी बेटी भी थी, और वो उस वक्त उनको पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा था, बिठा दिया गया था, और वहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्ड हुई मोबाइल फ़ोन पर, और उन्होंने ये बताया कि जी मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। तो वो भी पीटीआई को कह रही थी कि जी मैं सिर्फ सपोर्ट करने के लिए यहाँ पाकिस्तान आई थी, मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट करना था। तो ये सिचुएशन जो है वो बड़ी टेंस है, और हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो जाएँ। बिल्कुल सही। अच्छा, इमरान रियाज के हवाले से आपकी एक ट्वीट हमारी नज़र से मिली, जब तक पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशान था, बल्कि इंटरनेशनली लोग परेशान थे कि इमरान रियाज कहाँ पे हैं, और फिर खान साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं हैं, या उन पर बहुत टॉर्चर किया गया है तो इसलिए शायद उनको रखा गया है। लेकिन आपने एक ट्वीट किया, आपने कहा जी कि वो जिंदा हैं और खैरियत से हैं। जी हाँ, आप अभी भी इस पर कायम हैं? मैं इस पर अभी भी कायम, मैं समझता हूँ कि मेरे कायम होने के पीछे वो मालूमात हैं, और बावसूख ज़राए से वो मालूमात मौसूल हुई हैं, जिस पर मैं एक दफ़ा ट्वीट कर चुका हूँ, और फिर मैं वक्तन पर वक्तन उसको रीअश्योर करता रहा हूँ, एंड लेटेस्ट जो उसमें डेवलपमेंट्स या अपडेट्स थी मैं वो भी लेता रहा हूँ, और तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो यही आती रही हैं कि वो खैरियत सी हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, उनकी तरफ से भी ये ट्वीट हुई है, जिसको पाकिस्तान में फिर रीट्वीट किया गया मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की तरफ से कि इमरान रियाज खान खुदा न खास्ता उन पर टॉर्चर हुआ है, या खुदा न खास्ता उनकी वफ़ात हो गई है। तो ऐसा कौमे में चले गए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जी, आई स्टैंड बाई इट, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। लेकिन उनकी बाजियाबी कब तक मुमकिन है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या परसों 30 तारीख को जब दोबारा अदालत में समाअत होनी है, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में, और वहाँ पर तारीख़ दी गई है, वक्त दिया गया है कि सुबह पेश किया जाए, तो अगर मुझसे कोई ये पूछे कि क्या उनको पेश किया जाएगा, तो मेरा ये जवाब होगा कि जैसा कि उनको 12 मई को नहीं पेश किया गया, 15 मई को नहीं पेश किया गया, 18 मई को नहीं पेश किया गया, 19 मई को नहीं पेश किया गया, 20 मई को नहीं पेश किया गया, 22 मई को लेकर लोग बड़े ऊपर उम्मीद थे कि जी 18 मई को हुक्म जारी हो गया है, बल्कि 20 मई को हुक्म जारी हो गया है कि जी 22 मई को पेश करें, तो 22 मई को भी नहीं पेश किया। फिर लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे, और कुछ वकला की तरफ से भी कहा जा रहा था कि 25 मई की जो समाअत है उसमें पेश कर दिया जाएगा। मैंने तब भी कहा, मैंने 22 तारीख को भी कहा, मैंने 18 को भी कहा, मैंने 19 को भी कहा, मैंने 20 को भी कहा कि वो नहीं लेकर आएंगे, वो नहीं आएंगे, उनकी बाजियाबी नहीं होगी, अदालत में नहीं होगी, वो इसी तरह से एकदम अचानक इंशाल्लाह अपने घर आ जाएंगे। कायम है कि अब 30 तारीख को भी नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, नहीं होगी। तो अली मेरा आखिरी क्वेश्चन, आप पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू भी करते हैं, आप प्रोग्राम भी करते हैं, हाउ डू यू सी एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि अब मामलात इलेक्शन की तरफ कभी जाएंगे, या आपको ये सब इसी तरह ही देखें है? ये सवाल आपने जो आखिर में पूछा है, मैंने इसका जवाब भी सबके लिए आखिर में रखा हुआ था, और इस पर खान साहब से बेहतर कि उनका एनालिसिस क्या कहता है कि बेहतर जवाब नहीं हो सकता। खान साहब का अपना ये एनालिसिस था कल, खान साहब के अल्फाज थे ये कि ये तब तक इलेक्शंस में नहीं जाएंगे जब तक ये पीटीआई को मुकम्मल तौर पे क्रश ना कर दें। सो यही गेम प्लान है, पीटीआई को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत तो क्या सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल ना कर सके, और फिर इलेक्शंस करवाए थे। थैंक यू वेरी मच, चलिए बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये था आज की हमारा वीडियो।